Hello everyone, welcome back to our channel Clinic Eczemus Aesthetics. Thank you so much for giving so much of love to our channel. प्लीज़ ये बरकरार रखिए और हमारे चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ। हेयर फॉल सबकी ही कॉमन प्रॉब्लम है कि मेरी हेयर डेंसिटी कम हो गई, मेरे बाल पतले हो रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। सर्जरी हम नहीं कराना चाहते, हेयर ट्रांसप्लांट अभी हमें नहीं चाहिए, तो नॉन सर्जिकल क्या ऑप्शंस हैं। तो आज हम बात करेंगे नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हेयर रेस्टोरेशन के लिए। अब हेयर डेंसिटी जो होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ। 50 से 100 बाल हमारे रोज़ गिरते हैं, लेकिन उतने बाल आ भी जाते हैं, तो हेयर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 200, 300, 400 बाल गिर रहे हैं, लेकिन जो हेयर रीग्रोथ है वो अपनी स्पीड से चल रही है 50 to 100 हेयर रीजनरेशन की, तो ऑब्वियसली हेयर डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके हेयर फॉल तो नॉर्मल चल रहा है, यानी 50 to 100 हेयर जो हमारे गिरते हैं उतने ही गिर रहे हैं, लेकिन जो हेयर रीग्रोथ है वो 50 to 100 भी नहीं हो रही है। ये भी तो हो सकता है ना। इस केस में भी आपकी हेयर डेंसिटी कम होगी। दोनों ही सिचुएशंस में आपकी हेयर डेंसिटी कम हो रही है, यानी कि जब हम हेयर डेंसिटी को देखते हैं तो हमें दोनों पैरामीटर्स को देखना चाहिए, हेयर फॉल को भी और हेयर रीग्रोथ को भी। हम एक चीज़ को देख के ट्रीटमेंट्स डिसाइड नहीं कर सकते। जो आपका हेयर फॉल है वो भी बहुत सारे लोकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कुछ बॉडी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लोकल फैक्टर्स जैसे कि आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स तो नहीं करा रखे, आपका स्कैल्प कैसा है, आप कैसा शैम्पू यूज़ करते हो, आपको डैंड्रफ का इशू तो नहीं है, और आपके बॉडी में से आपको कोई मेटाबॉलिज्म इशू तो नहीं है, थायराइड इशू तो नहीं है, आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं है, आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ तो ठीक है ना, आपके सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स तो ठीक है। यही बॉडी के फैक्टर्स हमारे हेयर रीग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। तो जब हम कोई भी हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, हमें बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रिज़ल्ट एक्चुअली बॉडी को ही देना है। अब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में ऑप्शन क्या क्या आते हैं, उसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ, जो मुझसे पेशेंट पूछते हैं कि मैम अगर आप बोल रहे हो कि बॉडी को ठीक कर लेंगे तो हेयर अपने आप उग जाएंगे, ऐसा होता है क्या? बॉडी का बैलेंस में आना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, पर क्या सिर्फ उससे हेयर रीग्रोथ हो सकती है? नॉट वेरी श्योर, क्योंकि जब हमारे को स्कैल्प को ठीक करना है, यहाँ की हेल्थ को ठीक करना है, तो हमें यहाँ पर जाके काम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपके घर में एक पौधा है, ठीक है, आपने उसको अच्छी पानी दे रहे हो, आप उसको अच्छी हवा धूप सब आ रहा है, वो अपनी एक स्पीड से ग्रो हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि ये और अच्छे से ग्रो, तो आप क्या करोगे? आप खाद डालोगे ना, फर्टिलाइज़र डालोगे ना, कहाँ डालोगे? रूट्स में डालोगे। सिमिलरली जो ये ट्रीटमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये बालों के फॉलिकल्स के लिए एक खाद है, ठीक है, डिफरेंट तरह की खाद है, इसीलिए डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। तो इसको ऐसे समझो कि अगर हम बॉडी को ठीक करते करते ये ट्रीटमेंट भी कराते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बहुत बेटर हो जाते हैं, और अगर हम सिर्फ ये ट्रीटमेंट कराएं और बॉडी को ठीक ना रखें तो भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो दोनों की ही चीज़ों को हमें साथ लेके चलना है। अब इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं? सबसे पहले आपका आता है PRP, फिर आता है एनरिच्ड PRP, फिर आता है ग्रोथ फैक्टर्स, एंड सबसे लेटेस्ट PRF, ठीक है। ये सारे ही ब्लड डेरिवेटिव्स हैं, यानी आपके ब्लड से ही डिराइव होंगे ग्रोथ फैक्टर्स, उन्हीं को यूज़ किया जाएगा। PRP में उन ग्रोथ फैक्टर्स को हम एक सिंपल ट्यूब से सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड सेंट्रीफ्यूग करके हम उसको सेपरेट आउट करते हैं और उसको इन्फ्यूज़ करते हैं आपके स्कैल्प के ऊपर।
अब जितना आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन है, जितना ग्रोथ फैक्टर्स है, उतना ही रिजल्ट आएगा। इसीलिए कई केसेस में हमें एनरिच पीआरपी करना पड़ता है, यानी कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हमें ऊपर से ऐड करने पड़ते हैं। जब ये ग्रोथ फैक्टर्स एक ट्यूब के अंदर कंसंट्रेटेड फॉर्म्स में आते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। अब ये तीनों ही वैरायटीज पीआरपी, एनरिच पीआरपी और जीएफसी आपके ब्लड के जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड पोर्शन है, उसके ही ग्रोथ फैक्टर्स को यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन जब आपका ब्लड है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा जो लिक्विड कंपोनेंट है, और दूसरे होते हैं सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब सेल्स में भी तो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो भी तो हील करते हैं, उन ग्रोथ फैक्टर्स को तो हम मिस कर रहे हैं। पीआरएफ वो मेथड है जो कि आपके प्लाज्मा और आपके सेल्स दोनों के ग्रोथ फैक्टर्स को यूज़ करता है। ये सबसे एडवांस तरीका है एंड इसकी टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट है, इसका सेटअप बहुत डिफरेंट है, इसमें ट्रेन होना एक अलग चीज़ है। एंड एट क्लिनिक एक्जिमस वी आर प्राउड कि हम पीआरएफ बहुत इजीली कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। आप देखोगे कि ये बाकी टेक्निक से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दे पाता है। अब कौन सा ट्रीटमेंट आपके ऊपर सूट करेगा वो आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे। इन अ नटशेल मैंने आपको डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आज एक्सप्लेन किए हैं। होपफुली आप अपने हेयर लॉस के लिए एक वाइज डिसीजन ले पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।